नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की। दोस्तों, आप जानते हैं लगभग पिछले 15 दिनों से किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। एक दिल्ली में एनसीआर में पूरा एक बवाल मचा हुआ है। आज इसी को लेकर के कुछ सवाल, बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग एन एडवोकेट एंड बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ सरकार से। कुछ सवालात करना चाहता हूँ तथाकथित किसानों से जो इस आंदोलन के नाम पर जिन्होंने जंग छेड़ दी है। और कुछ सवाल मैं आपको दिए दे रहा हूँ ताकि आप सोचें कि ये सब हो क्या रहा है। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से किसानों ने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड, अपनी एक मांग पत्र किसानों ने अपना रखा और उस मांग पत्र को उन्होंने सरकार को सौंपा। सरकार ने उस पर बातचीत करने के लिए किसानों की जो एसोसिएशन हैं, जो संघ हैं, जो उनके जो यूनियंस हैं, उनको बातचीत के लिए लगभग 5-6 बार उनको बुलाया है। और अनफॉर्चुनेटली ये बातें होने के बावजूद भी किसी निष्कर्ष पर कोई बात नहीं आई है, कोई आपसी सहमति नहीं हो पाई है। और इसी को चलते सब तरफ, हर तरफ एक मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति बन गई है, एक ऊहापोह की स्थिति है कि कल क्या होगा। और इसी के चलते एक ऐसा मंजर हम सब लोग देख रहे हैं जो आज़ाद भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों पहले भी ये किसान आंदोलन हुआ था। लगभग 1 साल से ज़्यादा तक किसान बॉर्डर्स पर टिक गए थे, रुक गए थे। और वहाँ जो जो हुआ, जो तमाशा हुआ, मैं उसे तमाशा कह रहा हूँ, उस पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था। किसान, तथाकथित किसान मैं कहूँगा, दिल्ली शहर में घुसे। दिल्ली शहर में उन्होंने तांडव किया। वहाँ न केवल मैं कहूँ कि बेहुदा हरकतें की, बल्कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर जाकर के और ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को तक को उन्होंने अपमानित किया। वहाँ अपना झंडा लगाने की कोशिश की। ये सब बातें पूरे हिंदुस्तान ने देखी। बहुत सारे केसेस दर्ज हुए, लेकिन सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए वो सब केसेस शायद वापस लिए और एक शांति का माहौल बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया। जो 3 कानून सरकार ने पास किए थे, उन कानूनों को भी वापस ले लिया गया। ये पिछली बार की बात है। अब इलेक्शन नजदीक है, अप्रैल में इलेक्शन है लोकसभा के, और इन्हीं इलेक्शंस की तारीख को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने, मैं जो किसान की बात कर रहा हूं, तथाकथित किसानों की बात कर रहा हूं, कुछ विशेष पार्टियों से मैं कहूं कि उनके इशारे पर एक एजिटेशन शुरू किया है। वो लोग दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली आने के लिए सरकार ने उनको आमंत्रित भी किया, लेकिन वो जिस ढंग से दिल्ली आना चाहते हैं वो ढंग बहुत ही निराला है। मैं उसी बारे में बात कर रहा हूं। वो ढंग क्या है? वो कहते हैं कि हम ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर के दिल्ली में घुसेंगे। वो कहते हैं कि हम क्रेन्स लेकर घुसेंगे। वो कहते हैं हम बुलडोजर लेकर के दिल्ली में घुसेंगे। वो कहते हैं कि हम अपने पूरे हथियारों के साथ घुसेंगे और न केवल घुसेंगे बल्कि अराजकता फैलाएंगे। दोस्तों, सरकार ने उनको रोकने के लिए बॉर्डर पर जो इंतजामात किए, जो लोग दिल्ली की सीमाओं से दूसरी सीमाओं से आते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, वो उस मंजर को रोज देखते हैं। एक बहुत लंबी बैरिकेड का एक जाल बिछा दिया गया है। कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई है। और इतना ही नहीं, वहां पर मलबे से भरे हुए काफी ट्रक्स को खड़ा कर दिया गया है, बसेस को खड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से तथाकथित किसान उपद्रव के लिए अंदर ना आ सके। दिल्ली को शांत रहने दिया जाए, दिल्ली में अशांति ना फैले, बदअमनी ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसके चलते ये सारे इंतजामात किए गए। मैं पिछले कुछ दिनों पहले सिंघू बॉर्डर गया और सिंघू बॉर्डर के बाद मैं गाजियाबाद से सटे हुए गाजीपुर बॉर्डर और उधर नोएडा,
उस तरफ भी गया और मैंने देखा कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई दूसरा देश दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। उस तरफ की सेनाएं आ रही हैं और उन सेनाओं का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने अपने आप को लामबंद किया है और उनको रोकने के लिए प्रयास किए हैं। एजिटेशन का एक प्रारूप बदल दिया गया, एक स्वरूप बदल दिया गया है। एजिटेशन शुरू हुआ और ये मान लिया गया कि बहुत लंबा चलेगा। इसी के चलते किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज का इंतजाम जो किया, उसमें उन्होंने अपना राशन जो है वो करीबन करीबन कई महीने का भरा। उन्होंने उसमें ऐसी ऐसी चीजें उसमें रखी। उन्होंने एक जो ट्रॉली है उसको, ट्रॉलीज को उन्होंने एक बहुत बढ़िया कमरों का रूप दे दिया। उसमें सारी फैसिलिटीज, टीवी, उनमें टॉयलेट्स, उनमें बेड, ताकि 8 7 10 आदमी उसमें आराम कर सके, और दूसरी तमाम तरह की आधुनिक फैसिलिटीज उसमें दी गई। क्योंकि वो इनका मानना था कि बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा ही नहीं, सुलह होगी ही नहीं, बिकॉज दे आल्सो नोज, वो भी जानते हैं कि उनकी डिमांड्स बेसिर पैर की हैं, नाजायज हैं, बेतुकी हैं, अनरियलिस्टिक हैं। इसलिए उन पर कभी फैसला हो ही नहीं सकता। उन्हें केवल और केवल शक्ति प्रदर्शन करना है, सरकार को डिस्टर्ब करना है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना है। और इस सब के चलते जो असली जो परेशानी हो रही है वो हो रही है यहाँ के स्टूडेंट्स को, वो हो रही है यहाँ के आम नागरिक को, वो हो रही है यहाँ के आम सर्विसमैन को, वो हो रहे हैं वहाँ के दूसरे प्रदेशों से आने वाली उन महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को जो डेली दिल्ली आती हैं कामकाज करके, अपनी नौकरी करके और बॉर्डर पार करके दूसरे हरियाणा में या यूपी में या इधर नोएडा, उसे कहना चाहिए वो भी हरियाणा ही है, हरियाणा के बाद जो नोएडा है, तो नोएडा से सटे हुए जो बॉर्डर हैं उन पर, गाजीपुर बॉर्डर पर यानी यूपी बॉर्डर, उधर हरियाणा बॉर्डर, ये सारे बॉर्डर्स पर जो लोग तकलीफ झेल रहे हैं, ये तकलीफ किसानों को दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि वो किसको परेशान कर रहे हैं। मित्रों, एक बात पूछना चाहता हूं। एजिटेशन आपने भी बहुत देखे, पिछले सैकड़ों वर्षों से एजिटेशन होते आए हैं। हमारे जो देश गुलाम था उसमें भी आंदोलन होते थे। क्या आंदोलन का ये स्वरूप होता था कि हम हथियारों के साथ आएंगे, हम यहाँ बदअमनी फैलाएंगे, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे, हम जो चाहेंगे सरकार से वो मनवाएंगे, नहीं तो हम युद्ध करेंगे? ये कौन सा एजिटेशन है? ये कौन से लोग हैं? अगर उनको सरकार से ये एतराज है, ये शिकायत है कि वो उनकी नहीं सुन रही है, तो सरकार को बदलने की पावर उनके पास है ना। 40 करोड़ किसान फैमिलीज के लोग हैं। 40 करोड़ चाहें तो हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है उसको कहीं भी किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, बशर्ते कि वो सब एक हो। लेकिन विडंबना ये है, पंजाब के कुछ मुट्ठी भर उग्रवादियों के अलावा, आतंकियों के अलावा, या मैं कहूं कि जो उपद्रव फैलाने वाला एक समूह है छोटा सा, उसके अलावा उनकी डिमांड्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पूरे देश का किसान शांत है। कुछ मुट्ठी भर लोग वेस्टर्न यूपी से हैं या फिर पंजाब के वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों के मोटिवेशन से, उनके इशारे से, उनकी डायरेक्शन से और उनकी फंडिंग से इस आंदोलन को, या मैं कहूं इस युद्ध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन नहीं है, इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। आंदोलन का स्वरूप, उसका प्रारूप बिल्कुल अलग होता है। ये जो चल रहा है ये कितना हास्यास्पद भी है और कितना भयावह भी है। आप कल्पना कीजिए, वो उकसा रहे हैं सरकार को कि हम पर बल प्रयोग करो, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करो, अश्रु गैस के गोले छोड़ो, हमारे को गोलीबारी करो, ताकि एक बदअमनी फैल जाए। अभी बठिंडा से एक किसान नौजवान शुभकरण सिंह बठिंडा के थे, उनकी मौत हो गई। उसमें डिमांड आ रही है उस ग्रुप से कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। शायद शहीद कौन होता है, शहीद किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा भी उस ग्रुप को नहीं पता है। शहीद वो होता है जो देश के लिए लड़ता है। शहीद वो होता है जो अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए लड़ता है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है और उसमें अपने प्राणों का बलिदान करता है। उसको शहीद नहीं कह सकते जो सरकार से युद्ध करे। सरकार से युद्ध करने का मतलब स्टेट के अगेंस्ट वार, एंड वार अगेंस्ट स्टेट इज टेररिज्म।
इस देशद्रोह, ये देशद्रोह है। तो ऐसे देशद्रोहियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये मैं आपको छोड़ता हूं, आप भी तय करें। आप भी सोचें कि ये हो क्या रहा है, कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है। कभी वहां से डिमांड आती है कि कुछ अगर उग्रवादियों को छोड़ दिया जाए, कभी वहां से डिमांड आती है कि जिन्होंने पार्लियामेंट में बदतमीजी की उनको छोड़ दिया जाए, उनके खिलाफ केस वापस ले ली जाए। और वेस्टर्न यूपी के एक अहंकारी नेता तो अपने आप को देश से बड़ा मानते हैं, वो तो कानून से बड़ा मानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो हर मंत्री के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। जो भी प्रतिनिधि मंडल सरकार का है उसको वो बहुत ही मैं कहूं कि हिमाकत की दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो सर्वोपरि। ये क्या है, ये आपके पास में सवाल दिए दे रहा हूं। केंद्र सरकार कब तक खामोश बैठी रहेगी, कब तक अपने नागरिकों को परेशान करती रहेगी। सड़कों को बंद कर देना, हाईवेज को बंद कर देना, ये कौन से कानून में है? और इस कानून को तोड़ने की जो सजा है वो केंद्र सरकार उनको देने में क्यों कोताही बरत रही है? क्यों, किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या इस चीज का कि वहां युद्ध हो, वहां 10, 20, 50, 100 लोग मारे जाएं, बेकसूर लोग मारे जाएं, वो नुमाइंदे मारे जाएं जो उनके उकसावे में आकर के घरों से आ गए और केवल उनको यूज किया जा रहा है? या उन सिपाहियों को, उन पुलिस ऑफिसर्स को, उनको मरवा दिया जाए जो सुरक्षा में लगे हुए हैं? जब लड़ाई होगी, जब युद्ध होगा, जब इस तरह की आतंकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश होगी तो कुछ बेगुनाह पुलिस वालों की भी मौत होगी, कुछ हो सकता है आम जनता की भी उसमें मौत हो जाए या उनको चोटें लग जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब मैं केंद्र सरकार से मांगता हूं। मैं केंद्र सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य सरकारों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल और केवल एक आम नागरिक होने के नाते एक सवाल कर रहा हूं कि इसमें दोष किसका है। ये तैयारियां एक दिन में नहीं हुई, ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज को कमरे का रूप एक दिन में नहीं दे दिया गया। ये सारी जो तैयारियां हुई ट्रैक्टर्स के आगे लोहे की रॉड लगा करके पहनी, उनको एक तरह के त्रिशूल का रूप दे करके उनमें बांध करके उनमें वेल्ड करा करके लाया जा रहा है ताकि उनको कोई रोक ना पाए। वहां ऐसी ऐसी मशीनरी लगाई गई है बॉर्डर पे उन तथाकथित किसानों की तरफ से कि वो हर तरह के बैरिकेड्स को हटा दें, कंक्रीट बैरिकेड्स को हटा दें, सड़कों को खोद दें, गड्ढा कर दें ताकि आम आदमी परेशान हो। इस तरह की कार्रवाई अति निंदनीय है, हर तरफ उसकी निंदा होनी चाहिए। एक स्वर में हमें आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। किस बात के वो क्या देश प्रेमी है जो इस तरह का एक आतंक फैला रहे हैं? इज इट नॉट द वार अगेंस्ट द स्टेट? और अगर ये स्टेट के खिलाफ वार है तो ऐसे लोगों के साथ कानून के तौर पे, कानून के अनुसार काम नहीं होना चाहिए? किस बात की इंतजार है? ये मैं सवाल केंद्र सरकार से पूछ रहा हूं, ये मैं राज्य सरकारों से पूछ रहा हूं कि जहां स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए लामबंदी की जा रही हो, जहां हथियार जमा किए जा रहे हो, जहां इस तरह के उपकरण जमा किए जा रहे हो जिनसे कि शांति भंग हो सकती है, तो ऐसे इंतजामात को जब किया जा रहा हो तभी क्यों नहीं रोका जा रहा? आम आदमी परेशान है दोस्तों। जो लोग बॉर्डर पार से आते हैं, कई कई घंटे लाइन में लगते हैं, पेट्रोल फूंकते हैं, तेल फूंकते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो उनकी एब्सेंट मार्क होती है, उनको लेट आने पर उनको दंड मिलता है, उनकी तनख्वाह काटी जाती है। जिन लोगों को कोर्ट्स अटेंड करनी है उनको कोर्ट में ना आने पर सजा मिलती है। जिन लोगों के बीमारी है, जो लोग बीमार हैं, उनकी एम्बुलेंस, उनकी दवाई लाने ले जाने का, उनको इलाज कराने में कितनी परेशानी होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या उन तथाकथित आंदोलनकारियों के लीडर्स को जेलों में बंद नहीं कर देना चाहिए? क्यों उनको खुला छोड़ा जा रहा है? किस वजह से? क्या आम आदमी को परेशान करना किसी भी आदमी का कानूनी अधिकार है? एजिटेशन करना हमारा मौलिक अधिकार है, विरोध प्रकट करना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन विरोध के यार्ड में दूसरे अपने नागरिकों को, दूसरे अपने साथियों को, दूसरे निवासियों को वहां को परेशान करना, ये कौन सा कानूनी अधिकार है? वहां के बॉर्डर्स के जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस ठप हो गया है, उसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग भूखों मरने की कगार पर है।
1 साल उन्होंने वो पिछले बार तांडव देखा है, किस तरीके से बदअमनी फैली थी, किस तरीके से किसानों ने वहां के जो रेस्टोरेंट्स थे, वहां की जो बिल्डिंग्स थी, उनमें मैं कहूं कि अत्याचार किया था लोगों पर। क्या उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए? क्या उसकी पुनरावृत्ति होने देने के लिए सरकार इंतजार कर रही है? बाद में कमीशंस बैठेंगे, बाद में जांच आयोग बैठेंगे, बाद में वो लीपापोती चलेगी और फिर कुछ दिन बाद एक डिमांड उठेगी कि इनके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए जाए। ऐसा क्यों? ये तमाशा क्यों? मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं, सरकारों से निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले में संज्ञान लें। बहुत हुआ, 5-5 बार बात होने के बाद एक डिमांड, अगर वहां 100 प्रदर्शनकारी हैं, 100 तथाकथित उस ग्रुप के लोग हैं, आप 100 लोगों से पूछिए कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, तो उसमें से 100 के 100 आदमी उस बात को नहीं जानते कि वो किस लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। बस एक बात आ गई है, एमएसपी। दे डोंट नो अबाउट एबीसी, अबाउट एमएसपी। उन्हें कोई मतलब नहीं एमएसपी क्या होता है, बस एमएसपी है, एमएसपी लेना है। क्या लेना है, किस पर लेना है, क्या एमएसपी होता है, क्यों लेना है, कुछ नहीं मालूम। तो ये बरगलाया जा रहा है आम उन नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, और ये बरगला वो लोग रहे हैं जिनको फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, जो लोग सरकार को स्थिर नहीं देखना चाहते, जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मंसूबों को हमें पूरा नहीं होने देना दोस्तों। हम सबको संवेद स्वर में, एक स्वर में इसका विरोध करना होगा। मैं आपको इन्हीं सवालों के साथ आज यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस बारे में सोचें, अपने अपने ढंग से इसका विरोध करें, लिखें, सरकारों को लिखें, और माननीय न्यायालयों से मेरी दरख्वास्त है, अपील है, प्रार्थना है कि इसमें सो मोटो लेकर के संज्ञान लें और उसमें डायरेक्शंस जारी करें। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो न्यायालय खामोश ना बैठे। न्यायालय भी देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे कामों में, बहुत सारी घटनाओं में न्यायालय ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार कुछ ठोस कदम इस सब के खिलाफ नहीं उठाती है तो न्यायालयों का फर्ज है कि वो इसमें कुछ करें। माननीय न्यायाधीशों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसमें कुछ सोचें और आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो भी कड़े से कदम उठाए जा सकते हैं वो भी उठाएं। हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।